का सारथी। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के हर तबके ने जताई खुशी। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर बोली सोनिया गांधी, कहा मैं स्वागत करती हूं। मीडिया के बाकी सवालों पर सोनिया गांधी ने साधी चुप्पी। 3 विभूतियों को भारत रत्न पर विपक्ष ने भी जताई खुशी। अखिलेश और जयंत चौधरी सरकार का दोनों लोगों ने जताया आभार। मायावती ने कांशीराम के लिए मांगा भारत रत्न। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ने पेश किया 1.47 लाख करोड़ का बजट। अयोध्या और काशी की तरह बनेंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ। बजट में सरकार ने किया प्रावधान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ। पीटीआई के मुताबिक बेटे के साथ होंगे बीजेपी में शामिल। और देश के अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश से बढ़ेगी सर्दी, ठंडी हवाएं करेंगी परेशान। यूपी, बिहार, झारखंड में भी 12 से 15 फरवरी के दौरान बारिश होने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री, और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति दी है। वे आपातकाल के खिलाफ भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण का भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, यह साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वो एक विद्वान और स्टेट्समैन थे। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के भले के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में भारत को कठिन समय में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी से अगली खबर। 16 फरवरी को पीएम देंगे बड़ी सौगात। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह जानकारी दी है। भालकी माजरा में पीएम बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन से पहले सीएम ले सकते हैं जायजा। एम्स लाने में इंद्रजीत सिंह का विशेष योगदान है, बनवारी लाल ने यह बात कही है। शिलान्यास की तारीख निर्धारित की गई है, समय का इंतजार है, बनवारी लाल ने यह बात कही है। तो एम्स लाने में इंद्रजीत सिंह का विशेष योगदान, शिलान्यास की तारीख निर्धारित हुई है, समय का इंतजार कर रहे हैं, बनवारी लाल ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें 6 फरवरी को पीएम बड़ी सौगात देंगे। रेवाड़ी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह जानकारी दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पिपली रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश विकास, उन्नति और तरक्की के मामले में नंबर 1 पर था, लेकिन आज भी प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध के मामले में। उन्होंने कहा कि सब्जी फल विक्रेताओं पर लगाई गई मार्केट फीस उनके शासनकाल में खत्म कर दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे फिर से लागू कर दिया है। बात हुई थी एमएसपी की, कमेटी बनाई हुई है और तुरंत किसानों से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। इस सरकार से हर वर्ग विमुख है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में
कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, आज महंगाई में, कानून व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, अपराध में बहुत सारे अपराध तो जैसे हैं उसमें पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश, ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े, असुरक्षित प्रदेश हो गया। और खेल और खिलाड़ियों देख रहे हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ किस प्रकार का सलूक किया गया वहाँ दिल्ली में। तो जैसे कहा 2 लाख तो स्थायी नौकरियां खाली हैं। एक ये कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, सिर्फ लोगों के युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। मार्केट की हड़ताल है, पटवारी की हड़ताल है, सब्जी मंडी में हड़ताल है, आशा वर्करों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो हर वर्ग आप देख लो, किसान परेशान है, किसान के बाजरे का जो वो नहीं दिया अब तक। और क्लस्टर 2 में 7 जिलों को जो है वो प्रीमियम तो ले लिया फसल बीमा योजना का, उनकी फसल में वो की नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जमीनी स्तर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा गांव चलो अभियान चला रही है। इसी अभियान को लेकर आज जगाधारी विधानसभा के मंडल छछरौली, प्रतापनगर और जगाधारी मंडल के पदाधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। बैठक में मंत्री कंवर पाल ने भाजपा के पदाधिकारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय संगठन ने एक अभियान की शुरुआत की है, गांव चलो अभियान। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में 4 बार एक गांव में प्रवास करेंगे। इसी कड़ी में इस महीने में 2 बार और मार्च के महीने में 2 बार पार्टी का कार्यकर्ता विस्तारक बनकर 24 घंटे वहाँ पर प्रवास करेगा। और उस बूथ पर जो हमारी बूथ समिति है, उस बूथ पर रहने वाले जो हमारे की वोटर्स हैं, उस बूथ पर रहने वाले समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और उस बूथ पर रहने वाले जो हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन सब के साथ संपर्क करेगा। जो सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं उसकी उनको जानकारी देगा। और इस गांव चलो अभियान के माध्यम से पार्टी की 10% वोट बढ़ाना, ये हमारा टारगेट है। हर बूथ पार्टी जीते, हर बूथ पर 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस योजना के तहत हम इस अभियान के तहत यमुनानगर जिला के सभी 963 बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित रांची झारखंड में हरियाणा की आयु 14 वर्ग की टीम ने खो खो में रजत पदक हासिल किया है। इसमें जिला फतेहाबाद की 3 लड़कियां शामिल थीं, जिसमें से भट्टू कला इलाके के गांव ठुइया की लड़की खुशबू भी शामिल थी। उसका आज गांव में पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों की ओर से चौधरी पृथ्वी सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं ठुइया गांव के खो खो कोच प्रदीप शर्मा ने बताया कि टीम हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में केरला की टीम को एक तरफा मात दी है और सेमीफाइनल मुकाबले में भी कर्नाटका की टीम को परास्त किया है और फाइनल में महाराष्ट्र की टीम को भी कड़ी टक्कर दी है, परंतु उसमें वो 3 अंकों से चूक गई और इसी प्रकार सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं प्रदीप शर्मा ने बताया कि इसी वर्ष आयु वर्ग 17 खो खो में भी टीम हरियाणा ने उनके गांव की 2 लड़कियां नासिक महाराष्ट्र में खेलने गई थी और उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। राम राम सभी क्षेत्रवासियों को। जैसे कि भी कल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि गांव ठुइया की हमारे गांव की एक लड़की खुशबू पूरे भारत में 2nd स्थान पर खो खो की टीम रही थी हमारे हरियाणा की, और उसमें हमारे गांव की एक लड़की थी खुशबू। तो एक छोटे से गांव की लड़की इस मुकाम तक पहुंची है, ये एक बहुत खुशी का लम्हा था हमारे गांव के लिए। और इस खुशी में पूरे गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनका एक भव्य स्वागत किया गया। तो ये एक बहुत खुशी का लम्हा था। और मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ मेरे माध्यम से भी, भट्टू ब्लॉक के जितने भी गांव हैं वो खेल के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनसे एक अपील है भी जितने भी
युवा साथी है, कोई क्लब चलाते हैं, कोई ट्रस्ट चलाते हैं, तो उनसे अपील है भी वो छोटे छोटे बच्चों को ग्राउंड की तरफ लेकर आए और फ़ोन से दूर रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि फ़ोन की लत एक बहुत बुरी लत है। तो सभी युवा साथियों से यही अपील है। हमारे गांव में भी एक ट्रस्ट चल रहा है जिसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा हूँ, चौधरी पृथ्वी सिंह वेलफेयर ट्रस्ट है। इसके लिए फंडिंग मेरे युवा साथी भाई जोगिंदर जानी विदेश में रहते हैं वो करते हैं, और सभी ग्रामवासियों का भी हमारे खेल के मामले में बहुत बड़ा सहयोग है। तो सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ और भाई जोगिंदर जानी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि विदेश में जाकर भी वो खेलों से जुड़े हुए हैं। और मैं सभी इलाका वासियों से भी अपील करता हूँ ये अपने गांव के छोटे बच्चों को गलियों में खेलने की बजाय ग्राउंड में जोड़ो, ताकि आज एक मेडल हमारे इलाके के लिए आए हैं तो अगले साल आशा करते हैं स्कूली प्रतियोगिता हो, खेलो इंडिया हो, बहुत से बच्चे मेडल लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ सभी युवा साथियों को धन्यवाद करता हूं, सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं भी बच्चों को ग्राउंड की तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड में जोड़ोगे तो शिक्षा भी अच्छी होगी और समाज में उनका बर्ताव भी अच्छा होगा। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर खड़े होकर रोजगार की आवाज उठाई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र जिले के तमाम आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौजवानों के रोजगार के लिए पुलिस की लाठियों से नहीं डरते हैं और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। युवा रोजगार न मिलने के चलते या तो विदेश की ओर कूच कर रहा है या फिर अपराध और नशे की दुनिया में धंसते जा रहे हैं युवा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने गांव रावगढ़ में प्रवास किया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इस कार्यक्रम में गांव की आंगनवाड़ी वर्कर, युवा मतदाता व अन्य लोगों से संपर्क करेंगे और गांव में ही प्रवास किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कार्यक्रम में लोगों को भाजपा द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया जाएगा और उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज गाँव चलो अभियान का हम सबको ड्यूटियाँ लगी है। सभी विधायक, टोटल मंत्री, मुख्यमंत्री जी सभी हर गाँव में जा रहे हैं। आज कोई भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा जिस गाँव के अंदर हमारा मेन कार्यकर्ता नहीं जाएगा। इस गांव के जाकर हमने उसके लिए बूथ कमेटियाँ देखनी है, लाभार्थियों से हम लोगों ने मिलना है। उसके तहत कोई क्या किसी प्रकार का मैं कहूँगा न्यू वोटर हैं उनसे हमें संपर्क करना है, नए वोट कोई बनने वाले हैं उनसे संपर्क करना है। तो ऐसे बिंदुओं पे हमारी समितियाँ बनी हैं, चुनाव समितियाँ बनी जो होती हैं वो बनी है। प्लस हमने ये देखना है पन्ना प्रमुख का हमारा सत्यापन करना है कि पन्ना प्रमुख हमारा बन चुका है या नहीं बन चुका। इस चीज़ की मीटिंग मैंने अभी तक ले ली सारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रावगढ़ के सरपंच हमारे भाई नाम क्या नवरत्न नाम क्या नौरंग जी और सारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से है, जहां आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना व डॉक्टर सारिका वर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बाजार में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा आत्मदाह करने को मजबूर है। भ्रष्टाचार में डूबी खट्टर सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसी वजह से प्रदेश का युवा इजराइल जाने को मजबूर है। अगली खबर बल्लभगढ़ से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में 20 पार्कों के सौंदर्यीकरण के काम की शुरुआत की है। मंत्री ने स्थानीय लोगों के हाथों से नारियल फुड़वाकर काम का शुभारंभ कराया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 41 लाख रुपए की लागत से सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस अवसर पर सेक्टर वासियों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। आज ये 41 लाख के टेंडर का उद्घाटन किया है। चारों में फुटपाथ है और चारों की बाउंड्री है। बाकी इस तरह के सारे जिनकी टूट फूट है
उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। 41 लाख रुपए की लागत से, और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि पार्कों के फुटपाथ नहीं है, झूला नहीं है, इस तरह की इसकी आज हमने शुरुआत करी है और जल्दी से जल्दी बन के तैयार होगा। मंत्री जी, इस पार्क में आप गार्डन करना है, इसमें अवैध कब्जे नहीं, अवैध कब्जे कोई रहने वाला नहीं है। हुड्डा की जहाँ जहाँ जमीन है उन सब कब्जों को खाली कराएंगे। हट गए सर? और जहाँ पे हट गए वो हट भी चुके हैं, और जहाँ भी कोई सरकारी जमीन पे उन सबको हटाने का काम करेंगे। मंत्री 13 फरवरी को किसान घेराव करने के बाद ये सब किसानों से बैठ के बात करेंगे, किसान अपने भाई। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां SYL नहर से युवक का 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जानकारी पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 100 को बाहर निकलवाया है। तलाशी में युवक की जेब से बैंक की पर्ची मिली है। पुलिस बैंक की पर्ची के जरिए युवक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी हुई है। फोन आया था पाजी का भी ऐसे करके बॉडी जा रही है, तो हम तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंच के हमने बॉडी को साइड में लगा लिया जी। क्या पहचान है? पहचान तो अभी तक कुछ हो ही नहीं है जी। मान लो कपड़े की है, मान लो पर्स मिला, अभी देखें पर्स में क्या है? पर्स में कुछ पैसे और कुछ कार्ड हैं जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और इंसानियत की सेवा जो टीम पिछले 22 सालों से निभाती आ रही है, उसी सेवा को लेकर आज फिर एक 9 नंबर से मैसेज आया था कि SYL नहर के अंदर एक शव को जाते हुए देखा गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही तुरंत टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल 12वां पर उस बॉडी को हमारी टीम के सदस्य मामू राम द्वारा कवरअप कर लिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी थाना केयूके में। ASI ऋषिपाल बोल रहा हूँ। भाई अननोन डेड बॉडी SYL नहर किरमश गांव में मिली है। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, मेरे को पहले से प्रगट सिंह गोताखोर मौका पर हाजिर मिले, जो डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप कार्यकर्ताओं ने कमानी चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही खट्टर सरकार पर खाली सरकारी पदों में भर्ती न किए जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। प्रदेश के संगठन मंत्री आदर्श पाल ने बताया कि प्रदेश के युवा रोजगार न मिलने से अवैध तरीके से आपको बता दें विदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं, और जहां पर युवा अपनी जान तक गंवा रहे हैं। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है। खट्टर सरकार केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का सिरसा से। अगली खबर है, जहां हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जिला के सभी जनपद नगर परिषद नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक ली है और स्वच्छता व सौंदर्यीकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार सहित नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर परिषद सिरसा व डबवाली और नगर पालिका एलनाबाद कालांवाली व रनिया में तिरंगा लाइट लगाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। लोगों को खंभों पर होल्डिंग न लगाने के लिए भी उन्होंने कहा है, ताकि तिरंगा लाइटें टूटे नहीं और खराब ना हो। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्रों में कम से कम 1500 और नगर पालिका क्षेत्रों में कम से कम 500 तिरंगा लाइटें लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि शहर की हर गली व चौराहा देशभक्ति के रंगों से रोशन हो और युवाओं में देशभक्ति का संदेश पहुंचे। रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और खट्टर सरकार में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल जवाब किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश चुघ ने बताया कि जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिले के बरसात रोड चुंगी से लेकर फतेहपुरी चौक पर खड़े होकर युवाओं के रोजगार की आवाज उठाई और खट्टर सरकार की रोजगार नीति की पोल खोली है। उन्होंने बैनर और तख्तियों के माध्यम से खट्टर सरकार से संबंधित सवाल भी पूछे हैं। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 25 लाख युवा जो है वो बेरोजगार है और हरियाणा सरकार के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है नौकरियां खाली पड़ी हैं, पद खाली पड़े हैं। और आज हरियाणा का, हमारे प्रदेश का युवा
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। अंबाला में बाहर से फोर्स भी मंगवाई गई है। प्रशासन का कहना है कि 13 फरवरी को पंजाब की तरफ न जाएं और पंजाब की तरफ से इस तरफ हो सके तो सफर ना करें। जल्द ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। किसान आंदोलन 2.0 के तहत 13 फरवरी को आंदोलन कूच का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, जिसको लेकर सरकार व प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। आपको बता दें, बैरिकेडिंग से लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जा रहा है। बाहर से फोर्स मंगवाई जा रही है और उच्च अधिकारी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा पूरी तरह से तैयार है। हमने बाहर से भी फोर्सेस मंगवाई है और हमारे हरियाणा पुलिस की भी IRB, HAP और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर ज़िले में आ गई हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की। सारे हमारे बॉर्डर्स हमने सील कर दिए हैं पंजाब के साथ। बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को उत्पन्न होने नहीं देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। पटियाला पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रेस वार्ताओं के दौरान SSP पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे राजपुरा के 2 व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर जब जांच पड़ताल की तो उनके पास से भारी मात्रा में लोमोटिन की नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। SP के मुताबिक पकड़े गए दोनों तस्कर लुधियाना जिला के रहने वाले हैं और यूपी के सहारनपुर से नशे की तस्करी कर मालवा इलाके में सप्लाई करते थे। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ DIG ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ SPD ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, DSP ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,05,000 ਲੋਮੋਟਿਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ ਐਂਡ 10 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਦਰ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਰਾਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 27 ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ UP ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में पंजाब की झांकियों को जगह न मिलने पर पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इन झांकियों को पंजाब के कोने कोने में भेजा जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार दोबारा पेश की गई झांकियां आज मोगा पहुंची, जहां उन्हें आपको बता दें, पहले मोगा की दाना मंडी में खड़ा किया गया, जहां शहरवासी भारी गिनती में उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं।
वहीं बाद में इन झांकियों को मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी और मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरमिंदर सिंह रानिया ने जिले और गांव में जनता को देखने के लिए रवाना किया। इन झांकियों में पहली झांकी देश के शहीदों की झांकी है, जो हमें यह याद दिलाती है कि इन सपूतों ने अपनी जानें देकर देश को आज़ाद करवाया है। दूसरी झांकी नारी शक्ति की दिखाई गई है और तीसरी झांकी में पंजाब का सभ्याचार दिखाया गया है। आपको बता दें, वहीं इन झांकियों को देखकर लोग पंजाब सरकार के इस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं तो कहना जी बहुत वधिया श्री भगवंत मान जी का उपराला जी। ये कितने लोगों ने टीवी ते वेखणियां सी, कितने हुण सन्मुख हो के वेख रहे हैं जी। ये नौजवान पीढ़ी ये नाल जुड़ूगी, नौजवान पीढ़ी नूं पता लगूगा, वो ये तो सेध लैके कोई चंगे काम करनगे। भगवंत मान ने बहुत वधिया कीता, पता नहीं की कारणा करके 26 जनवरी नूं क्यों नहीं विखाईਆਂ गईਆਂ। ये पंजाब दा सभ्याचार सी, विखाना चाहिए सी, जरूर सी। सत श्री अकाल जी। जिस तरह सानू सारे पंजाबियों नूं पता है कि केंद्र सरकार वालों बीजेपी की सरकार वालों साडे पंजाब दीयां झाकियां जिहड़ियां इस बार 26 जनवरी दे विच उन्हां नूं जगह ना दे के उन्होंने अपनी जिहड़ी पंजाब प्रति जिहड़ी अपनी ईर्खा दिखाई। सो साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों जिहड़े साडे पूरे पंजाब वासियों के लिए ये झाकियां जिहड़ियां असीं तैयार कीतियां सीगियां पूरे देश दे लई, उन्हां नूं साडे पंजाब दा विरसा दिखाउण दे लई सारे पंजाब दे विच जिहड़ियां हुण ये झाकियां कड्डियां जाणगियां और पूरे पंजाब दे विच दिखाईयां जाणगियां। साडे बच्चिआं नूं, साडे सारे पंजाब वासियों नूं, साडे पंजाब दी विरासत नूं शो करदियां ने ये। बिल्कुल जी, क्योंकि मान सरकार जोड़ के आम आदमी पार्टी का बहुत वड्डा उपराला ते सोहना उपराला वा ते जिहड़ा कि क्योंकि अज जिहड़ा एक नौजवान पीढ़ी है, चाहे कोई भैन आ साडी, चाहे कोई बच्चा, क्योंकि अपने विरसे तो पिछड़ गया। मैं बहुत सलाघा करदा कि जिहड़ियां ये झाकियां जिहड़ियां वख-वख शहरां विच वख-वख पिंडां दे विच जिहड़ियां दिखाईयां जाणगीਆਂ, बहुत वड्डा उपराला वा, बहुत ही सलाघायोग है। कल असीं इत्थों वाया कोटी शिखा धर्मकोट ते जलालाबाद ते असीं मौके तो हुंदे इत्थे दाणा मंडी आए। अज इत्थों रवाना मानयोग MLA साहब ने मैडम ने किया है। अज इत्थों होंदे ये जाणगे जी हिम्मतपुरा अपना दूजा उस तो बाद बिलासपुर उत्थे स्टे होएगा रात का। फिर कल उतों बिलासपुर तो चलेंगे निहाल। रुक करेंगे अगली खबर का खबर मोगा से है, जहां पंजाब सरकार NRI की समस्याओं को हल करने के लिए वचनबद्ध है और जिला स्तर पर NRI कैंप लगाकर उनकी समस्याओं का हल भी कर रही है, ताकि किसी भी NRI को समस्याओं का सामना न करना पड़े। मोगा के बूघीपुरा के NRI 3 भाइयों ने, जिनकी जमीन का सौदा हो चुका था और कुछ जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई थी, खरीदार ने उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और बाकी की जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। अपनी इस समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को मिलकर इस समस्या का हल करवाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि या तो उनकी जमीन वापस दिलाई जाए या फिर उसकी खरीदार रजिस्ट्री करवाए। उनकी शिकायत का निपटारा करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मोगा पहुंचे और दोनों पार्टियों को बैठाकर फैसला करवाया। ब्रदर बोलने बलविंदर गिल ते गुरजीत गिल तिन्ने भरा फैमिली समेत इत्थे पहुंचे। साडा काफ़ी देर तो जिहड़ा जमीन का रौला चलदा सीगा, सो असीं अप्रोच कीती सी भाई साहब तक, कुलदीप सिंह धालीवाल होना तक, जिहड़े कि NRI मसलियां दे हल करवाउंदे ने। सो असीं इन्हां तक अप्रोच कीती सी। साडा जिहड़ा मसला अज इन्हां ने इत्थे आके हल कीता हैगा, सानूं बड़ी खुशी है। असीं तिन्ने भरा बहुत खुश हाँ ते असीं बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां भाजी कुलदीप सिंह होणां दा ते नाल ही मान साहब सरकार का भी धन्नवाद करते हैं जो NRI की बांह फड़ते हैं, ते नाल ही असीं ढोल साहब का भी धन्नवाद करते हैं, ते साडे लोकल MLA है असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं। मोगे दे नाल, मोगे शहर के बिल्कुल नाल GT रोड ते, लुधियाना GT रोड ते बुग्गीपुरा पिंड है, उत्थे खड़े। ये साडे NRI वीर एडमिंटन तो आए परमजीत गिल, 3 परिवार, 3 सगे भरा ने। इन्हां दी इत्थे जमीन सीगी 12 एकड़। इन्हां ने 21 दे विच 2 साल पहला सौदा किया अपने वीर लुधियाने तो, ये कलोनिया का काम करते हैं कुलविंदर होनी।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਏਕੜਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਏਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਏਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। 4 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहार से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने नोहार तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया है। तहसील कार्यालय में उन्होंने प्रत्येक कक्ष तथा रिकॉर्ड संधारित्र कक्षों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने, फाइलों को व्यवस्थित रखने ताकि फाइलों को ढूंढने में अनावश्यक विलंब न हो के निर्देश दिए हैं। उन्होंने LRC में नामांकन की स्थिति को जांचा है तथा ऑटो फॉरवर्ड होने वाले नामांतरण की जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तहसील कार्य के निरीक्षण के समय तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नू, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश के अलावा तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां किसानों ने बकाया फसल क्लेम जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव किया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। फसल बीमा क्लेम जारी करने वाले पटवार मंडलों पर लगी आपत्ति हटाने, रिजेक्ट पॉलिसी बहाल करने व कृषि के लिए 6 घंटे बिजली देने के पक्ष सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों को तहसील मुख्यालय पर किसानों ने पड़ाव डाला और प्रदर्शन भी किया। धरना स्थल पर किसानों से वार्ता के लिए अतिरिक्त जिला नई कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वृत्ताधिकारी, SDM, तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अगली खबर संगलाहा से है, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल डकोग ने मोर्चा की मंडल इकाई की बैठक ली है। बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सिगटा, सिरमौर जिला इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी गगन ठाकुर व रेणु काजी मंडल इकाई के अध्यक्ष रणजीत चौहान आदि ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनजाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं, लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने व सम्मेलन समेत सम्मेलन आयोजित करने जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। डेली रोड़े लड़ाए जा रहे हैं। इतना बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी थी, आपके नेता। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। बीजापुर से अहम खबर सामने आ रही है। माओवादी सोढ़ी पन्नू गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, हत्या, धमाके और आगजनी में फरार था माओवादी। सहायक कांस्टेबल की हत्या में शामिल था ये सोढ़ी सन्नू। जांगला थाना क्षेत्र से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। तो सहायक कांस्टेबल की हत्या में भी शामिल था ये सोढ़ी सन्नू। जांगला थाना क्षेत्र से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर से माओवादी सोढ़ी सन्नू गिरफ्तार हुआ है। हत्या, धमाके और आगजनी में फरार चल रहा था माओवादी सन्नू। सहायक कांस्टेबल की हत्या में भी शामिल था सोढ़ी सन्नू। तो माओवादी की गिरफ्तारी करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जंगला थाना क्षेत्र से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, बीजापुर से यह अहम खबर, माओवादी सोढ़ी सन्नू गिरफ्तार किया गया है। यह अहम खबर बीजापुर से आपको दिखा रहे हैं। हत्या, धमाके और आगजनी में फरार चल रहा था माओवादी सन्नू। जिले में चलाया जा रहा है माओवादी विरोधी अभियान के तहत दिनांक 8 फरवरी सन 2024 को थाना जांगला एवं DRG बीजापुर की टीम बड़े तुंगाली पोटेनार की ओर निकली हुई थी। पोटेनार जंगल पगडंडी में एक संदिग्ध व्यक्ति जो लुकने छिपने का प्रयास कर रहा था, घेराबंदी कर पकड़ा गया।
रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत पामगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत भूई गांव की गौचर जमीन में अवैध रूप से भूई गांव की सरपंच विभा देवी मनहर व अपने देवर मोहन मनहर द्वारा फिक्स चिमनी ईंट भट्टा विगत 5 वर्षों से बिना अनुमति के अवैध रूप से संचालित कर रही हैं। इस मामले को लेकर गांव के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जांजगीर कलेक्टर आकाश छिकारा और डिप्टी सीएम अरुण साव से की है। शिकायत में ग्रामीणों ने बताया कि जहां पर ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है वह जमीन गोचर की है। जिस जमीन पर कब्जा किया गया है ईंट भट्टा चलाने के लिए शासन से किसी भी प्रकार की अनुमति भी नहीं ली गई है और न ही पर्यावरण से एनओसी भी ली गई है। वहीं मामले को लेकर जांजगीर चांपा के कलेक्टर आकाश छिकारा ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ये जो आपने आवेदन के बारे में बताया, इसमें हमने माइनिंग ऑफिसर को जांच के निर्देश दे दिए हैं और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम इस पे नियमानुसार कार्रवाई करके पूरा दायित्व पूरा करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं किसानों के लिए कई योजनाओं को लाने की बात कही है। साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने की बात कही है। आइए जानते हैं बजट में क्या शामिल है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने 2024-25 के लिए अपना पहला बजट पेश किया है। आपको बता दें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है। पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। नई सरकार के बजट को लेकर आम जनता और व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, इस पर हमारे संवाददाता विकास अंभोरे ने व्यापारियों से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डिजिटल बजट आज पेश कर दिया गया है। आज और जो बजट पेश होने के बाद आम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर शहर के गणमान्य नागरिक हैं और व्यापारी गण हैं और यहाँ पे बीजेपी के नेता भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे ही हम बात करते हैं कि आज का जो बजट पेश किया गया क्या देखते हैं, उम्मीदों का बजट। देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बजट पेश हुआ है, बहुत ही बड़ा बजट पेश हुआ है और यह जो बजट है, यहाँ आम जनता से लेकर गरीब, मजदूर, किसान, महिला एवं सभी वर्गों को लेकर यह जो बजट बनाया गया है, इसमें अभूतपूर्व संभावनाएं हैं और सभी लोगों को इससे फायदा ही होगा। देखिए, कृषि क्षेत्र की बात करें, युवाओं की अगर बात करें, क्या क्या खास मिला है लोगों को, किसानों को, कि आप किस नज़र से देखते हैं उसको? आपको बता दूं, ये जो बजट है छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी किसानों और सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा खुशहाली का अवसर का बजट है। देखिए, अगर बात करें एक नई जो चरण पादुका योजना जो फिर से लागू करेंगे करके बजट में कहा गया है और एक अच्छा बजट उसमें पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे। उस समय चरण पादुका की स्कीम चालू हुआ था और उस समय के बजट में भी प्रावधान था। उसी का आज अभी जो हमारे जो पत्ता जो संग्रहण करता है, उनके लिए चरण पादुका की स्कीम को इस बजट में जोड़ा गया है, जो हमारे संग्राहकों के लिए काफी उम्मीद भरा है। नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इससे युवाओं का हौसला बुलंद होगा और लोगों को क्या है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मूलक यह बजट है और युवाओं को जरूर इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को, हर वर्ग को साधने के लिए यह बजट पेश किया गया था और ये जो उम्मीदों का बजट है वो खरा उतरा है। विकास अंभोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। तो वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें मिलती हैं, मगर जल जीवन मिशन में ईएमबी के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। AMB बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। ई मेजरमेंट बिल के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले उत्तर प्रदेश ने यह लक्ष्य हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू होने से पहले जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली कंपनियों को पेमेंट होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता था और इसकी वजह से मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी। हालांकि अब EMB के तहत पेमेंट होने से कंपनियों को महज 14 दिन में बिलिंग हो जाती है। कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी तेज हुई है। कि हम लोगों का जो पहले मौके पर काम होने के पश्चात बिल के भुगतान में फॉर्म को देने में लगभग 40-41 दिन लगते थे, वो हम 14-15 दिन पे आ गए हैं और इसी के कारण हम लोग जो भुगतान कर पा रहे हैं उनका और जो हमारा पूरा बिलिंग साइकिल कम होने से जो पूरे योजना है हमारी उसमें प्रगति लगभग 40,000-45,000 कनेक्शन पर डे तक हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे काम करता है EMB सॉफ्टवेयर के जरिए जल जीवन में काम करने वाली कंपनी अपना काम पूरा होने के बाद एक बिल सभी मेजरमेंट के साथ ऑनलाइन EMB पर अपलोड करती है। कंपनी द्वारा बिल अपलोड करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों की जांच कर जूनियर इंजीनियर बिल पर अपने कमेंट लिखता है और इसके बाद ये फाइल असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाती है। वो भी अपने कमेंट बिल पर देता है और इसके बाद थर्ड पार्टी अपना अप्रूवल देती है और इसके बाद अधिशासी अभियंता सभी तथ्यों की जांच कर फाइल को ऑनलाइन ही फाइनेंस के पास भेज देते हैं। इसके बाद फाइनेंस अधिकारियों की जांच के बाद कंपनी को पेमेंट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 14 दिन का अधिकतम समय लगता है। जो मेजरमेंट ग्राउंड पे करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट किया गया है। जैसे पहले मैनुअली मेजरमेंट बुक होता है, MB बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली उस पूरे सिस्टम को एज इट इज लागू किया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही बिल रेज कर सकता है। उसके पश्चात जो हमारा जूनियर इंजीनियर है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है, एक्शन है या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, ये सब अपने इंस्पेक्शन करके पोर्टल पर ही डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भुगतान के लिए मिशन को भेजते हैं। जल निगम ग्रामीण के MD डॉक्टर बलकार सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम ग्रामीण ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। इससे मिशन के तहत होने वाले कामों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहा EMB। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी, मगर जल जीवन मिशन में EMB के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बेवजह फाइल को लटका नहीं सकता। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अधिकारी किसी भी पेमेंट की फाइल को मॉनिटर भी कर सकता है। ई मेजरमेंट बिल योजना की रफ्तार भी बढ़ रही है, जिसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे। EMB से रोजाना 140 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट हो रहा है। पहले महीने में बमुश्किल 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो पाता था। अब हर महीने औसतन 4000 से 5000 करोड़ रुपए का पेमेंट होता है। जल जीवन मिशन में पूरी तरह से EMB लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो कार्य हैं वर्तमान में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और जब हमने मिशन शुरू किया लगभग 5 लाख कनेक्शन, घरों को 5 लाख कनेक्शन थे। आज की डेट में ये 2 करोड़ से भी 2 करोड़ 5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में 100% मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू करने के साथ ही यूपी को डिजिटल की दिशा में आगे ले जाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक खबर सामने आ रही है। खबर जनपद के शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम दुबरी स्थित निर्माणाधीन वृहद गौशाला का जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान गौशाला निरीक्षण में उपयोग की जा रही सामग्री का गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं ईंटों को तोड़कर देखा गया। ईंट, सीमेंट व स्ट्रक्चर मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। डीपीसी की क्वालिटी अत्यंत ही खराब पाई गई, जिसे जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही तोड़वाया गया। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी व एक अन्य अधिशासी अभियंता की कमेटी बनाकर निर्माण की साप्ताहिक जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए तथा खराब ईंट तुरंत ही हटाने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। कार्यदायी संस्था C&DS को चेतावनी दी गई है कि अब अगर कार्य खराब हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर स्टेज पर थर्ड पार्टी चेकिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कायमगंज से है, जहां कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार शिवहरी मीणा द्वारा फतेहगढ़ स्थित केंद्रीय कारागार एवं जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान पाकशाला एवं साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाएं बेहतर पाए जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार शिवहरी मीणा द्वारा भारी प्रसन्नता व्यक्त की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार के साथ फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, केंद्रीय कारागार अधीक्षक PN पांडे, जिला कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद, जेलर अखिलेश कुमार, डिप्टी जेलर अवनीश कुमार, मुकेश गौड़ सहित जेल के अधिकांश अधिकारीगण मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा संबिलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबरी विकासखंड शमशाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विद्यालय के शौचालय अत्यंत ही गंदे पाए गए। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का अभाव पाया गया। शिक्षा का स्तर अत्यंत ही निम्न पाया गया। छात्रों में बेसिक जानकारी का अभाव मिला है। जिला अधिकारी द्वारा बच्चों को गणित के सवाल पूछे गए व सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, जिसका संतोषजनक जवाब बच्चों द्वारा नहीं दिया जा सका। जिलाधिकारी द्वारा बच्चों से खाने के बारे में भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी द्वारा इंचार्ज प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। दूसरी क्लास का सवाल है, बोलो उत्तर बताओ। लोकल लैंग्वेज में बताओ इसको बोर्ड मार्क। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में भी ज्ञानवापी जैसा मामला सामने आया है। प्राचीन रौजा वाले भवन को प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू जागरण मंच के नेता ने जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनाकर सीनियर सिविल जज न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय के आदेश से अमीन कमीशन ने स्थल का निरीक्षण कर नाप जोख कर नक्शा बनाया है, जिसे न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुरुवार तक न्यायालय में अमीन कमीशन की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने इस रौजा को प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर बताते हुए पहले भी शासन में शिकायत भेजी थी। मुगल आक्रमणकारियों ने शिव मंदिर को तोड़कर वहां पर मकबरा बना दिया। उन्होंने सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन फतेहगढ़ में इसी दावे का मुकदमा कराया है।
वहाँ पर था और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर और मंदिर के ऊपर मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहाँ से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्घे के ऊपर एक रशीद मियाँ है, उनकी कब्र बना दी गई। उसमें एक मजार जैसी दिख रही है, लोग मजार बताते हैं, लेकिन उसमें मंदिर के भी चिन्ह है बहुत से। और प्रदीप सक्सेना वहाँ अपना जो है आए थे हमारे पास कि गंगेश्वरनाथ मंदिर है पुराना, जिसके ऊपर नीचे मंदिर है, उसके ऊपर मकबरा बना दिया गया था। उसमें सिविल सूट फाइल किया गया है और वहाँ मंदिर के तमाम चिन्ह हैं, पूजा होती रही है। हमने पेपर सारे कोर्ट में फाइल किए हैं। कल उसमें अमीन कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, रिपोर्ट अभी कोर्ट में आई नहीं और पूजा की अनुमति जो है कोर्ट अमीन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही देगा। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।